बच्चों के जो हृदय रोग होते हैं, जन्मजात हृदय रोग, वो 3/1000 बच्चों में पाए जाते हैं। यानी उनका इंसिडेंस शायद सुनने में इतना कॉमन ना लगे। जन्म से पहले ही पेट के अंदर ही बच्चे की जांच कर लेते हैं। अमूमन क्रिटिकल हार्ट डिसीज जो होती है वो कई बार जन्म और जन्म के तुरंत बाद बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे कि बोला कि जन्म से पहले ही हमें जानकारी हो गई थी कि हार्ट का 15% EFI मतलब फंक्शन बहुत कम रह गया। ऐसी स्थिति में जितना जल्द हम उस नैरोइंग को खोलेंगे उतना ही जल्दी बच्चा रिकवर करेगा। यदि आपका बच्चा बाकी बच्चों के अनुरूप नहीं पल पड़ रहा है, बार बार पसीने आते हैं, बार बार निमोनिया हो जाता है, भागने से बच्चा हाँफने लग जाता है, बच्चे में नीलापन आने लग जाता है, बच्चे को बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और बेस्ट इवेल्युएशन, बेस्ट ट्रांसफर, बेस्ट एम्बुलेंस दुनिया में कहीं अवेलेबल है तो वो है मदर। Dr. Neil Awasthi, welcome on Health on Air. Sir, just walk us through the incident recently happened when जो एक बच्चा 40 दिन के बाद आपके पास आया था. What happened in that? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से, थ्रू यू वी कैन रीच सो मेनी पीपल अराउंड, और हम काफ़ी लोग और जनसाधारण तक और आम लोगों तक शायद वी कैन इजीली रीच। बच्चों के जो हृदय रोग होते हैं, जन्मजात हृदय रोग, वो 3/1000 बच्चों में पाए जाते हैं। तो यानी उनका इंसिडेंस शायद सुनने में इतना कॉमन ना लगे, लेकिन इतने सालों में एक आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं, जितने हमें मिलते हैं उससे कई गुना शायद हमें नजर भी नहीं आ रहे थे। और इनमें से क्रिटिकल हार्ट डिसीज, जिसकी हम जैसे आपने बात अभी रेज की, ये शायद किसी बड़े संस्थान तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही टाइम पे इसकी इवैल्यूएशन हो जाए, और बेस्ट इवैल्यूएशन, बेस्ट ट्रांसफर, बेस्ट एम्बुलेंस दुनिया में कहीं अवेलेबल है तो वो है मदर। अगर हम फीटल लाइफ में ही, जन्म से पहले ही पेट के अंदर ही बच्चे की जांच कर लेते हैं, जैसे कि इस बच्चे के साथ किया गया जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, इनको जन्म से पहले ही फीटल इको में इस बात का पता चल गया कि हार्ट के मेन वाल्व की अंदर बहुत ही टाइट नैरोइंग है। इस बच्चे का कोई नाम है क्या? अगर हम इस बच्चे का नाम अपने ही इसके नाम ना ले तो एज ए पॉलिसी हम किसी भी बच्चे का नाम कहीं भी जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि जब बच्चा कंसेंट देने लायक होगा तो जरूर उसका नाम लेंगे। अभी वो न्यूबॉर्न तो बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो निश्चित तौर पे अभी हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ, मदर फादर का कंसेंट लिया गया था और डॉक्टर्स पेरेंट्स थे, और उसके बाद ही हम लोगों ने प्रोसीड किया। एंटीनेटली बर्थ से पहले ही उसको डायग्नोज कर लिया गया कि वेन वाल्व के अंदर सिकुड़न है और हार्ट का फंक्शन बहुत ही कम है। हार्ट का फंक्शन इतना कम था कि संभवतः वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, और ज्यादातर केसेस में ऐसे बच्चे कई बार जन्म से पहले ही खत्म हो जाते हैं वूम में, क्योंकि हार्ट का फंक्शन था वो 15% था। और बच्चे की गेस्टेशन एज 28 वीक्स थी, मतलब 28 यानी अभी उसको और जिंदगी जीनी थी पेट के अंदर। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि नियर टर्म वो अचीव कर चुका है, और क्योंकि एक तरह से इमरजेंसी है, इस बच्चे को इलेक्टिवली डिलीवर कराया गया। डिलीवर कराते ही आई वुड से, मैं शायद इस बार केस के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द कम्युनिटी विच हैज एक्चुअली डन वर्क ऑन दिस। मैं किस केस में ये बोलूँ कि मैंने ही किया, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो वो GDA जिसने जो मदर को लेके जा रहा है, जिसने उस होली फैमिली में डिलीवरी कराई, जिसने एक अस्पताल में लेबर रूम में डिलीवरी कराई, डिलीवर करते ही एक ग्रुप तैयार कर दिया गया, एक कंबाइंड ग्रुप तैयार कर दिया गया। डिलीवर होते ही उस ग्रुप में हर कोई अपना थम्स अप रेज कर देता कि उसका काम हो गया, तो गायनी ने थम्स अप किया, डिलीवर्ड। वहीं पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल था, जिन्होंने इमीडिएटली डायग्नोस जो था उसको कंफर्म किया और बच्चे को वेंटिलेटर पे ले लिया, सो दैट बच्चे का वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाए, यानी बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसी टाइम जन्म के कुछ सेकंडों में बच्चा वेंटिलेटर पे पूरी तरह ले लिया गया, लंग्स को सपोर्ट कर दिया गया, और उसी सपोर्ट के साथ रास्ते में वो एम्बुलेंस ड्राइवर, वो GDA जो खींच के अंदर तक लाया, वो सिस्टम वाला जिसने इमीडिएटली एंटर करते ही बच्चे की एंट्री उस सिस्टम में डाल दी, सो दैट आपको लाइन में कहीं नहीं लगना पड़ा, और सीधा बच्चा जिस तरह से मदर के पेट में वार्म टेम्परेचर में था, उसी टेम्परेचर को मेंटेन करता हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर वाले ने भी हमने रेट किया कि टेम्परेचर मेंटेन, उस टेम्परेचर के साथ कैथ लैब के अंदर पहुंचता है। कैथ लैब में क्योंकि जन्म से पहले ही जांच हो चुकी है, हमें टेक्निकल पैरामीटर्स भी हम ले चुके हैं कि किस साइज का हमें बलून लगेगा, कौन सी लेंथ की वायर लगेगी, ये सब हम डायमीटर्स पहले ही बच्चे से पहले ही ले चुके हैं। वो सारे टेबल पे रेडी पड़े, अल्ट्रासाउंड रेडी पड़ा है, बच्चे का वेट हमें जन्म से पहले ही पता है। तो उसको लेते ही अल्ट्रासाउंड गाइडेड पंचर लिया गया, 15 मिनट के अंदर उस बैलून को ओपन कर दिया गया, बैलून से उस नैरोइंग को, और नैरोइंग होते ही बच्चे का हार्ट का फंक्शन तुरंत नॉर्मल आ गया।
इमीडिएटली थिंग्स आर रिकवर्ड, मैंने भी थम्स अप रेट कर दिया, मेरा काम भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाज ट्रांसफ़र टू द आईसीयू। उस न्यूरोटॉलजी नर्सरी टीम जिन्होंने उसकी केयर की कि बच्चा एक नर्सरी ग्रेजुएट हो सके। नर्सरी ग्रेजुएट हम बोलते हैं जब बच्चा एक पर्टिकुलर वेट पे पहुंच के वहाँ से डिस्चार्ज हो पाता है, और उसके बाद तो अब वो फॉलोअप में आ रहा है, और इस बात को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। हाँ, इससे बाद भी हम कुछ ऐसे केस ज़रूर कर चुके हैं, पर संभवतः इस बच्चे ने वो दिशा दिखाई कि किस तरह से पूरा सिस्टम ट्यून हो सकता है इस प्रोसेस के लिए। एंड आई वुड से वी आर थैंकफुल टू द पेरेंट्स, टू द चाइल्ड हिमसेल्फ हु हैज इनेबल्ड अस टू डिलीवर सच रिजल्ट। अच्छा, नवजात में इस तरह की गंभीर हृदय संबंधी समस्याओं को का एक साथ होना कितना दुर्लभ और जानलेवा होता है? अमूमन क्रिटिकल हार्ट डिसीज जो होती हैं वो कई बार जन्म और जन्म के तुरंत बाद बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है, इसलिए जन्म से पहले फीटल इकोकार्डियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, ताकि इनका डायग्नोसिस हो सके और एक प्लानिंग हो सके, जैसे कि इस बच्चे में की गई, एक प्लानिंग हो सके कि कहाँ डिलीवर होना है, क्या सपोर्ट की इमीडिएटली ज़रूरत होगी। क्रिटिकल हार्ट डिसीज के लिए ये सबसे पहला जो आपका शक आएगा वो आपके अल्ट्रासाउंड में ही आएगा, यानी फीटल अल्ट्रासाउंड यानी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है, यदि उनको शक आ रहा है तो निश्चित तौर पे एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बच्चों के हार्ट के जो जांच करते हैं वह फीटल इकोकार्डियोग्राफी नाम से आप डायग्नोसिस से आपको बता पाएंगे कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। अच्छा, इसमें ये जन्म के 40 मिनट के भीतर बच्चे को अस्पताल लाया गया था, क्या शुरुआती समय इलाज के लिए निर्णायक होता है? जैसे कि बोला कि जन्म से पहले ही हमें जानकारी हो गई थी कि हार्ट का 15% EF रह गया, मतलब फंक्शन बहुत कम रह गया है। ऐसी स्थिति में जितना जल्द हम उस नैरोइंग को खोलेंगे उतना ही जल्दी बच्चा रिकवर करेगा। जैसे ही डायग्नोज हुआ इमीडिएटली डिलीवर कराया गया, और डिलीवर कराते ही उसको बेलून कर दिया। और जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल आया था उसकी हालत गंभीर थी या किस हालत में था? बच्चे की हालत जो गंभीर थी वो तो जन्म से पहले ही स्पष्ट हो गई थी, और अच्छी बात थी कि बच्चा क्योंकि एक सेफ एम्बुलेंस में था, सेफ एम्बुलेंस यानी मदर का मुंह, जहाँ बच्चे की सारी फीडिंग, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब कुछ उसको सप्लाई हो रही थी, इसलिए सेफली उसको एक ऐसे प्रॉक्सिमेट सेंटर में डिलीवर कराया गया है जहाँ से तुरंत कैथ लैब में शिफ्ट हो सके और ये प्रक्रिया की। अच्छा, इलाज के दौरान जो हुआ था तो आपकी टीम को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती थी जो कि किसी भी कार्डियक में रहती है कि आई वुड से चुनौती नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा ये पेरेंट्स का ट्रस्ट था, बिकॉज दे हैड अ ट्रस्ट इन अस, we could actually go in and survive. The parents themselves said that they were given so much negative comments all across जहाँ भी वो लोग गए। तो I would say the first important चुनौती in any such case is the trust of the parents, और चुनौती कह सकते हैं या उसका ये सपोर्ट कह सकते हैं, और कई बार ये सपोर्ट इतना इजीली नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी चुनौती ऐसे केसेस में यही होती है। सेकेंड was the premature baby, the child was premature, अभी तो उसको एक नर्सरी ग्रेजुएट होना था। थर्ड वॉज द केयर ऑफ द प्रीमेच्योरिटी, यानी टेम्परेचर, ग्लूकोज, जिसके लिए इतने सारे सपोर्ट स्टाफ रहा। फोर्थ वॉज द प्रेजेंस ऑफ दैट हार्डवेयर, जो इतना छोटे हार्डवेयर से हम उसके अंदर जा सकें, अल्ट्रासाउंड माध्यम से वहाँ पहुँच सकें और हम वो प्रोसीजर कर पाए। फिफ्थ वॉज द मोस्ट ऑफ द टाइम ये चुनौती हम प्रायः हर हॉस्पिटल में फेस करते हैं कि पहले जाइए उस लाइन में लग जाइए, वहाँ पे अपना कार्ड बना लीजिए, फिर उधर चले जाइए, कहाँ जाऊँ। सो दिस process which was smoothened by the whole system, by the team which was working backhand, which ensured that there is no paperwork involved, and flawlessly the patient moved across all the systems into the systems onto the table with everything ready. That was actually the teamwork which worked. तब से और अब तक उस बच्चे की हालात कैसे, उसकी मानसिक और उसकी शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है? इस प्रक्रिया को 3 months हो चुके। हम लोग को चाइल्ड वॉज डूइंग वंडरफुली वेल, हम लोग से ज़्यादा, और हम इस बात से कन्विंस थे, पेरेंट्स का कहना था कि नज़र ना लग जाए, इसलिए अभी हम नहीं करेंगे। तो हमने कहा हम टोटली सेटिस्फाइड हैं, हम भी आपसे सहमत हैं कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी हम इस चीज़ को करेंगे, और यही रीज़न है कि हम लोगों ने 3 months वेट किया बिफोर वी केम आउट एंड एक्चुअली अनाउंस दिस दैट वी हैव डन। अच्छा, बच्चों में दिल की बीमारी अक्सर देर से सामने आती है, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें माता पिता को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पे ये एक ऐसा सवाल है जो आपके माध्यम से अगर जन साधारण तक जाता है तो काफ़ी लोगों का इससे बेनिफिट हो सकता है। यदि आपका बच्चा बाकी बच्चों के अनुरूप नहीं पल पा रहा है, बार बार पसीने आते हैं,
बार बार निमोनिया हो जाता है, भागने से बच्चा हाँफने लग जाता है, बच्चे में नीलापन आने लग जाता है, बच्चे को बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बाकी बच्चों के अनुरूप बच्चा भाग रहा है और एकदम से थक के बैठ जाता है। ये कुछ हार्ट की कंडीशंस होती हैं जो बताती हैं कि बच्चे में हृदय रोग या हार्ट की कंडीशन हो सकती है। ऐसे कंडीशन में सबसे बेस्ट गाइड आपका अपना पीडियाट्रिशियन ही होगा। पीडियाट्रिक्स आपके डॉक्टर को निश्चित तौर पे आइडिया होता है कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और वो आपको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ के पास भेजेंगे। बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ 95% केसेस में बिना किसी सुई के इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट, जो कि हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड तो हम प्रेगनेंसी में भी कराते हैं क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये आपको ज्ञान दे देंगे कि हाँ इसमें हार्ट की कंडीशन है, और उनमें से भी ज्यादातर कंडीशन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर कंडीशन में स्वयं ही कुछ होल अपने आप भर जाते हैं, कुछ सिकुड़न में आवश्यकता नहीं होती है और धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं। यदि किसी में कुछ इंटरवेंशन की आवश्यकता है, वह भी मार्गदर्शन आपका किया जा सकता है। इंटरवेंशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और एक बार होने के बाद जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है, और सब में सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। काफी सारी कंडीशंस में, जैसे कि इस बच्चे में भी किया गया, हम बैलूनिंग से या बिना सर्जरी के भी हार्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। लास्टली, अमूमन हमारे मन में ये ख्याल आता है कि अगर हार्ट की कंडीशन है, बड़े अस्पताल में होगी तो खर्चीला होगा। नहीं, आज की डेट में बिकॉज ऑफ इतने अच्छे रिजल्ट्स, बहुत सारी संस्थाएं, आपके पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को अवश्य इसका ज्ञान होगा बहुत, और हर पीडियाट्रिक, हमारे साथ भी बहुत सारी संस्थाएं एसोसिएटेड हैं जिनके माध्यम से हम इजीली फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं ऐसे बच्चों की जिनको फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता है। अच्छा, जन्म के कुछ ही घंटों में बीते नवजात का इलाज करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं? एक, जन्म होने के तुरंत बाद ये फीटल लाइफ इवॉल्व कर रही होती है। हमारे फेफड़ा जो खुलता है वो धीरे धीरे खुलता है, और खुलने का जो प्रोसेस है 1 वीक तक पूरा होता है, और 1 वीक तक मैक्सिमम होता है, और ये खुलने का प्रोसेस फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ चलता है। 6 बोलते हैं, 6 हफ्ते तकरीबन फेफड़ा धीरे धीरे खुलता चला जाता है। हमारी कुछ हार्ट, कुछ ऐसी कंडीशंस है जो हमारे शायद पूर्वजों को हमसे पहले पता था। आपने देखा होगा कि हम लोग करते हैं छठी का करते हैं, छठे दिन जाएंगे, 6 वीक करेंगे, और हमने अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि 6 वीक्स में ही तो लंग्स खुलता है, 6 दिन में ही तो फेफड़ा पूरी तरह डेवलप करता है। तो ये जन्म के तुरंत बाद नॉर्मल नहीं होता। पीडीए जो जन्म से पहले बच्चे को सप्लाई कर रहा होता है, उसका क्लोज करने का जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन 3 डेज तक बंद होता है। उसका बंद होना भी आवश्यक होता है। कई बार उस बंद होने के बाद ही हार्ट की कंडीशंस सामने आती हैं। जन्म पे बच्चा नॉर्मल था जी, 3 दिन में एकदम से क्रैश हो गया, क्योंकि जैसे ही पीडीए बंद होता है हार्ट की कंडीशन सामने आने लग जाती है। इसलिए काफी सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो जन्म के बाद तक भी चलते रहते हैं, और इनका पूरी तरह सेटल होने में समय लगता है, और कई बार यही प्रोसेस हार्ट की कंडीशंस को जटिल बना देता है। तो जन्मजात हृदय रोगों के इलाज में गर्भावस्था के दौरान शुरुआती जांच कितनी महत्वपूर्ण होती है? यदि जन्म से पहले ही हृदय रोग का जानकारी बन जाती है तो आप प्राय ये प्लान कर सकते हैं कि आपको किस तरह की हार्ट डिसीज है, कुछ करने की आवश्यकता है इमीडिएटली कि नहीं है। ज़्यादातर केसेस में इमीडिएटली कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप अपनी डिलीवरी नॉर्मली सेंटर में कर सकते हैं। हाँ, यदि कुछ करने की आवश्यकता है तो आप अपनी डिलीवरी उस सेंटर में कर सकते हैं जहां हार्ट की सुविधा उपलब्ध हो। एक दूसरा, कुछ कंडीशंस में हम कई बार जन्म से पहले भी इलाज शुरू कर सकते हैं। जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, उसका इलाज हम जन्म से पहले ही शुरू कर देते हैं। जैसे हार्ट के अंदर यदि कहीं सिकुड़न है तो कुछ केसेस में उसको भी टैकल इन यूट्रो किया जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जो कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें कोई सुई वगैरह की जरूरत नहीं होती, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी से हम ज्यादातर केसेस में जन्म से पहले ही जन्मजात हृदय रोग को डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमल इन्वेसिव और कैथरेक्ट आधारित तकनीकें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं? आज की डेट में काफी सारी ऐसी कंडीशन जिनका पहले इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी या था, ओपन हार्ट सर्जरी था, अब काफी सारी कंडीशंस का, जैसे कि हार्ट के अंदर होल का होना, उसको हम बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से बंद कर देते हैं। वाल्व के अंदर सिकुड़न होना, इनको हम बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से खोल देते हैं। आजकल तो बगैर ऑपरेशन के हम वाल्व भी हैं, इसी सेंटर पे मैं भी डालता हूँ, हम बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से वाल्व इम्प्लांट कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका आज से पहले तो सिर्फ सर्जरी ही विकल्प था, अब बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से की जा रही है और सफलतापूर्वक की जा रही है विद वेरी गुड लॉन्ग। तो आने वाले समय में सर्जरी कम होती जाएंगी और मिनिमल
मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी ज़्यादा होंगी? निश्चित तौर पे सर्जन भी खुद मिनिमल इन्वेजिव की तरफ धीरे धीरे जाने लग गए हैं। वह भी काफ़ी सारी सर्जरी मिनिमल इन्वेजिवली करने लग गए हैं। बट किसी भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी प्रोग्राम के सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है ये टीम वर्क काम करे। एक सर्जन, एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, चाहे वो मिनिमल इन्वेजिव भी करें, वो इकट्ठे काम करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर आवश्यकता हो तो दोनों का सहयोग लिया जा सके बेस्ट केयर देने। अच्छा, जैसे हमारे देश में लोअर मीडियम क्लास ज़्यादा है, तो लोगों के पास इतना पैसा खर्च करने को नहीं है, तो इस तरह के इलाज के लोगों के लिए जेब के अंदर आते हैं क्या, अफोर्ड कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं आपके माध्यम से ये सब तक पहुंचाना चाहूँगा कि पहली बात, हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल का मतलब है इलाज होने के बाद बच्चा नॉर्मल जीवन यापन करता है, नॉर्मल स्कूल जाता है और नॉर्मल बच्चों की तरह ही एक्टिविटी करता है। कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, पर ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल ही होता है। दूसरा, जन्मजात हृदय रोग आज की डेट में उतने कॉस्टली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं अब सामने आ गई हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे थे तो सपोर्ट करने वाले लोग भी आ गए। और मैं बोलूँगा इजीली हमारी संस्थाओं में आज भी वॉलंटियर्स और सपोर्ट करने वाले काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्वयं जन्मजात हृदय रोग का इलाज हुआ है। वह ही सपोर्ट करके अब आगे बोलते हैं कि हम और भी बच्चों का सहयोग करना चाहेंगे। अच्छा, बच्चों में सबसे जटिल दिल की बीमारियां कौन सी होती हैं जिनका आप इलाज करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जटिल बीमारियां जो जन्मजात रहती हैं वह रहती हैं, 1 क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसमें हार्ट की मेन नसें आपस में उल्टी जुड़ी होती हैं जिसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, या फेफड़ों में जाने वाली नस में सिकुड़न या बंद होती है जिसे पल्मोनरी अट्रेजिया या पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं, या पूरे शरीर में जाने वाली नस में सिकुड़न हो जाती है जिसे एओर्टिक स्टेनोसिस या कई बार कोआक्टेशंस माना जाता है। इसके अलावा हार्ट का कोई चैम्बर छोटा बना हुआ है या पूरी तरह पंप नहीं कर पा रहा है, या वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है, या हार्ट का फंक्शन कमजोर है, ये कुछ प्रमुख हार्ट की बीमारियां हैं। अच्छा, गंभीर रूप से बीमार बच्चों को बचाने में डॉक्टर की टीम कितनी अहम होती है, जो आपकी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में यदि कोई सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है वह होता है बच्चे का केयरटेकर, और उसमें होता है बच्चे की माँ। यदि बच्चे की माँ पॉजिटिव है, यदि बच्चे की माँ एक पॉजिटिव माइंडसेट से आती है, तो मेरा पर्सनल मानना है कि वो निश्चित तौर पे बच्चा इम्प्रूव करता है, बिकॉज आई फील दैट दिस गेट ट्रांसमिटेड। सो डेफिनेटली इस पूरे फ्रेमवर्क में एक स्टाफ नर्स, सिस्टर, डॉक्टर, द टीम ऑफ डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया, सर्जन, परफ्यूजनिस्ट, probably this is the whole gamut, and probably many others which I may not actually be able to speak. The whole gamut works so that एक बच्चा एक सक्सेसफुली उसका इलाज हो सके। अच्छा, आखिरी सवाल, गर्भवती महिलाओं में एयर पोल्यूशन का कोई इफेक्ट आता है क्या? गर्भवती महिलाओं में मैं निश्चित तौर पे जब भी, सबसे पहली चीज मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा, यदि किसी बच्चे को जन्मजात हृदय रोग है, उसका कल्प्रेट मदर नहीं है। यह मल्टीफैक्टोरियल रहता है, यह हम अमूमन देखते हैं, मल्टीफैक्टोरियल रहता है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें से संभवतः एयर पोल्यूशन भी रहा है। लेकिन यह कहना कि मदर की जेनेटिक्स की वजह से, ऐसा नहीं है। खान पान, मदर का जेनेटिक्स, जनरल इमोशनल सपोर्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और एक बात जो मैं अमूमन हमेशा बोलता हूँ, यदि किसी का हृदय रोग इलाज हुआ है, वह बच्चा या वह व्यक्ति आप लोगों से ज़्यादा स्वस्थ है जिनका हृदय रोग इलाज हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसका तो अंदर तक जांच हो गई है, उसका तो इलाज हो गया है, वो तो ठीक हो गया है, और जो बीमारी थी वो ठीक हो गई और अंदर तक चेक हो गया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आज तक जांच ही नहीं हुई, जिसे अंदर तक यही नहीं पता कि वो क्या लेके घूम रहा है? तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हार्ट की सर्जरी हुई है और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसकी हार्ट की सर्जरी नहीं हुई है, अमूमन हमारे पास दोनों आते हैं, वो बोलते हैं कि इस लेडी की हार्ट की सर्जरी हुई है, क्या मैं इसके साथ शादी कर सकता हूँ? मैं कहूँगा ये तो ज्यादा स्वस्थ है, उसको तो पता है, वो तो ठीक हो गई है, आपको तो पता ही नहीं कि आपकी क्या बीमारी है। सो दैट पर्सन इज मोर ट्यून्ड फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी, more tuned for a marriage, many a times more tuned for bearing a child. So once who has got treated rather than who has not got treated. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज अवस्थी।